बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में और प्राइमरी टेट सी टेट में फिर से वैलिड होने जा रहा है पहले की तरह ही। डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। एनसीटी अधिनियम 2025 इस पर चर्चा करेंगे। ब्रिज कोर्स नया आने जा रहा है, जो लोग पहले से ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स कब आएगा, कैसे होगा। NIOS डीएलएड के लिए ब्रिज कोर्स आने जा रहा है। और जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड होता है और बहुत सारे पदों के लिए क्या योग्यता है, अनुकंपा नियुक्ति में कितनी बार अनुकंपा ली जा सकती है और प्रमोशन वगैरह से संबंधित, और नियोजित शिक्षक जो संविदा शिक्षक हैं, यानी बहुत सारे बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि जो बीएड या डीएलएड की जो लड़ाई है, जो राज्यों में कहीं बीएड बाहर हो रहा है, कभी कभी कुछ हो रहा है, तो सभी को नियुक्ति मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या हो, आगे की प्लानिंग है, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, थोड़ी थोड़ी चर्चा सब पर करेंगे। और जो लोग नए हैं वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके एनसीटी अधिनियम 2025 का जो पीडीएफ है, ड्राफ्ट है, वो ले लें हमसे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उस टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, वहाँ पर खुद से ले लें, या फिर एनसीटी की वेबसाइट से जाकर खुद ही डाउनलोड कर लें। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के अनुसार सब कुछ हो रहा है, उसमें सब कुछ लिखा है। आपने पढ़ा नहीं है इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जाइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी डाउनलोड कर लीजिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से, उसको भी पढ़िए। हम तो सब कुछ बार बार शेयर कर चुके हैं, बार बार पीडीएफ दे चुके हैं। तो पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं, आगे भी और भी जो पीडीएफ आए हैं वो भी पाना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबसे जुड़ना पड़ेगा। और सामने नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, और हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर अपने बारे में लिख करके, और ग्रुप का लिंक मांग लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें डाली जाती हैं, आप नए भी हैं पुराने भी हैं तो भी आपको वहाँ पर हर चीज़ें दिखती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेस ज़्यादा लेता है, इसलिए वहाँ पर चीज़ें डिलीट होती रहती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि डेली कुछ न कुछ डाला ही जाए, जैसे जैसे कोई न्यूज़ आती है तो कोई पेपर कटिंग हुआ, कोई पीडीएफ फाइल हुआ, वो वहाँ शेयर किया जाता है। डेली अपडेट यूट्यूब पर ही दिया जाता है, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और बगल में बेल बना हुआ है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले मूल मुद्दा, जो बीएड वाले हैं इनको नियुक्ति कैसे मिलेगी, जब बीएड फ़िलहाल जो है नहीं लिया जा रहा है, या जहाँ कहीं नियुक्तियाँ हुई भी थी तो 11 अगस्त 2023 के बाद जो नियुक्ति पाए हैं वो कैंसिल हो रहा है, उसके पहले वाले सुरक्षित हैं। अब आगे क्या होगा, तो इस पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे जो है ऑडियो डाल रखे हैं, वीडियो बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर पुराने भी जाकर देखिए। टेट पास ऑल, टेट पास सभी को नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, इस पर हमने बहुत सारे ऑडियो वीडियो डाल रखे हैं। तो आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर आप जिस भी राज्य से हैं, जितने भी टेट पास, सी टेट पास, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनटीटी, जेबीटी या अन्य जो भी कोर्सेज हैं इस तरह के, आप चाहे जिस भी राज्य से हैं, तो सभी को नियुक्ति देने के लिए प्लानिंग कर ली गई है। थोड़े समय के लिए आपको समस्याएं हो सकती हैं कि इंतज़ार करना पड़े, नियुक्ति तो सभी को मिलेगी। खैर, इस पर हम डिटेल में चर्चा करते रहते हैं, फिर आप लोग कॉल कीजिएगा तो फिर और भी चर्चा होगी आपके राज्य से संबंधित। आज का जो मूल विषय है वो, जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ है, बीएड प्राइमरी में वैलिड होने का। तो आप सबको पता है कि क्या क्या हुआ है, हमने पिछले ऑडियो में बहुत सारे ऑडियो डाले हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जाकर सुन लीजिए। और आज भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। तो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, और फरवरी में ही आ गया था। 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया था, 7000 आपत्तियाँ आईं। उन आपत्तियों पर विचार करके कल का डेट रखा गया था, कल एनसीटी में मीटिंग वगैरह था, उस पर जो भी निर्णय लिया गया होगा, अब उस पर आगे फाइनली सुधार, संशोधन या जो कुछ भी करना होगा करके अब वो लागू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 हफ्ते में ये लागू हो जाएगा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुल मची है, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, कब होगा, क्या होगा, पीडीएफ कहाँ है। तो फालतू के कमेंट्स ना कीजिए, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की तरह कमेंट किया कीजिए। पीडीएफ आप जा कर के एनसीटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं, उसके लिए बार बार बताया जाता है। और जो भी लोग व्हाट्सअप कॉल करते हैं, व्हाट्सअप कॉल करने से कोई लाभ नहीं है, कॉल नॉर्मल ही कीजिए। एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात होगा।
अगर बात नहीं हो पा रहा है, कॉल रिसीव नहीं हो रहा है या स्विच ऑफ बता रहा है, तो फिर ट्राई करते रहिए, किसी न किसी दिन बात हो जाएगा। तो एनसीटी अधिनियम उस पर जो आपत्तियाँ आई थी उस पर कल फाइनल मुहर लग चुका होगा। अखबार में न्यूज़ आया था, वो पेपर कटिंग हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स डाले गए हैं उनमें भी चले जाइए, हमने वो पेपर कटिंग डाला हुआ है, आपको वो मिल जाएगा। कल ही डाला था हमने। और एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होते ही बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा। और बार बार हम बता रहे हैं कि 4 साल, 2 साल, 1 साल तीनों ही बीएड, जो 4 साल का है, 2 साल का, 1 साल का, तीनों ही बीएड सभी 4 स्तर पर मान्य रहेगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। लोग कह रहे हैं कहाँ लिखा है प्राइमरी में वैलिड होगा, ये अनपढ़ लोग कह सकते हैं। जब लिखा है सभी चारों स्तरों पर और तुम्हें नहीं पता है भाई कि सभी चारों स्तर का क्या मतलब है, तो तुम अनपढ़ हो भाई, डिग्री वाले अनपढ़। साफ साफ लिखा है एनसीटी अधिनियम में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, सभी चारों स्तरों पर बीएड मान्य रहेगा, अन्य सारे कोर्सेज बंद होंगे। ये स्पष्ट घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कई बार बोल चुके, अखबार में आ चुका। अब पढ़ते नहीं हो भाई तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिग्री वाले अनपढ़ हो तो। खैर, गुस्सा तो कभी आता है, बहुत ज़्यादा आता है कुछ लोगों पर जो फालतू कमेंट करते हैं। खैर, ये अनपढ़ लोग हैं, ये ध्यान देते नहीं हैं कोई चीज़। जो लोग बराबर ध्यान दे रहे हैं हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं। तो ये हो गया अपडेट कि एनसीटी अधिनियम 2025 लागू नहीं जा रहा। कल फाइनल मुहर लग गया होगा, मीटिंग वगैरह जो भी रहा होगा, या हो सकता है मे भी अभी और भी कुछ काम बाकी हो। ये तो विभाग ही जानता होगा ना क्या कितने समय में करना है। तो अब 1-2 हफ्ते के अंदर ये लागू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। और इसके बाद है ब्रिज कोर्स पर। तो ब्रिज कोर्स पर जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं 11 अगस्त 2023 के पहले बीएड वाले, तो उनको ब्रिज कोर्स कराना है। और अन्य राज्यों में भी कहीं कहीं ज्वाइनिंग चल रही है, उनको भी ब्रिज कोर्स कराना है। और भी लोग ब्रिज कोर्स से संबंधित जानकारी चाहते हैं, पहले तो जान लीजिए ब्रिज कोर्स उनको करना है जो गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, उसके बाद 2 साल के अंदर करना है। ये 2018 के गजट का रूल है और 2018 का गजट रद्द हो चुका है, अब नया रूल आने जा रहा है। तो ब्रिज कोर्स भी नया तैयार हो चुका है, उसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी 30 दिन। आप जाकर एनसीटी की वेबसाइट पर देख लीजिए। आप लोग देखते नहीं हैं, सब कुछ एनसीटी बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो भी नया तैयार हो गया। और इस बार ब्रिज कोर्स एक नहीं आएंगे, कई सारे आएंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। एनआईएस डीएलएड के लिए भी ब्रिज कोर्स आने जा रहा है, जो लोग पहले ज्वाइन कर लिए उनके लिए भी आने जा रहा है, पुराने बीएड वालों के लिए, नए बीएड वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग तरीके के कई ब्रिज कोर्स आएंगे ताकि सबको इक्वल बराबर मौका मिल सके। और ब्रिज कोर्स चूँकि सिर्फ एनआईएस ही कराता है, एक बार वही कराया है और कोई कराया नहीं है, क्योंकि और कोई अभी तक मान्यता इसका लिया नहीं है। तो कहीं भी कोई कहता है कि फला यूनिवर्सिटी, फला कॉलेज, फला संस्था जो है ब्रिज कोर्स, संवर्धन कोर्स करवाएगा, तो वो गलत बोल रहा है। सिर्फ एनआईओएस को ही मान्यता मिली है और किसी को नहीं मिली है। और एनआईओएस ने सिर्फ एक बार निकाला था और इसके बाद फिर निकाला नहीं है। तो जो लोग कहीं ज्वाइन भी किए हैं तो वो उनकी समस्या नहीं है कि ब्रिज कोर्स कब करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ, 11 अगस्त 2023 के पहले जो ज्वाइन किए हैं तो वो लोग सुरक्षित हैं और वो वेट करें, ये आपकी समस्या नहीं है। ये जब निकलेगा तभी तो आप ये कोर्स करेंगे, तो हाथ पर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ से करें, कैसे करें, वो आपकी समस्या है ही नहीं, वो राज्य सरकार की समस्या है, कैसे कराएगी। तो ये छोड़ दीजिए गवर्नमेंट पर। और 2 साल वाला जो है मैटर कि 2 साल के अंदर करना है, अब वो रह ही नहीं जाता है 2 साल वाला मैटर। क्यों? क्योंकि विवाद बहुत सारे हो चुके हैं। तो अभी इस पर एनसीटी स्पष्ट कर देगा कि जो 2 साल का मैटर है, जब वो गजट ही रद्द है तो वो 2 साल वाला बाध्यता भी ख़त्म है। तो अब आगे जो एनसीटी करेगा स्पष्ट करेगा उसमें लिखित में कि अब जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको इतने साल हो गए हैं तो वो क्या करेंगे। इस पर भी चर्चा हुई है। जो 11 अगस्त 2023 के बाद कहीं ज्वाइनिंग हुई है, जैसे छत्तीसगढ़ में हुई थी तो वो रद्द हो गई है, ऐसे ही बिहार में भी ज्वाइन कराया जा रहा है तो वो इलीगल है। इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है और उसको भी सुनिएगा। और छत्तीसगढ़ वाले बार बार मैसेज कमेंट कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए कि जब आप वैलिड थे तो आपको लिस्ट में रखा गया, डीएलएड को लिस्ट में उतना जहाँ पर जो भी था नहीं मिला उनको। यानी आप अगर ज्वाइन किए थे तो कुछ डीएलएड या अन्य लोग बाहर रहे होंगे, अब आप बाहर हैं तो डीएलएड वाले अंदर हैं। फिर कल जब एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा फिर से फेरबदल होगा, और अगर फेरबदल नहीं होता है तो गवर्नमेंट वैसे भी प्लान कर चुकी है सबको नियुक्ति देने का, जो भी टेट सी टेट पास हैं। केंद्र सरकार नई योजना लेके आने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। इस पर भी हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और लोगों से बातचीत हो चुकी है, डाल चुके हैं। आप वो पुराने सुन लीजिए या कॉल करके आप इस पर चर्चा कर सकते हैं कि इसमें हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत आगे कैसे क्या होगा। तो ये बीएड और डीएलएड का विवाद पूरी तरह खत्म होने जा रहा है और ये खत्म होगा सिर्फ सबको नियुक्ति देकर, चाहे बीएड वाला हो चाहे डीएलएड वाला हो, सबको नौकरी ही चाहिए ना। तो ये विवाद गवर्नमेंट खत्म कर देगी हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत। इसके बाद थोड़ी चर्चा हुई है प्रोबेशन पीरियड को लेकर। प्रोबेशन पीरियड क्या है
अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नौकरी में बने रहने में कोई समस्या नहीं आएगी। अर्हता और योग्यता को लेकर की भी बात हुई है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत जिनसे बात हुई है वो बात कर रही थी, तो उस पर भी सुन लीजिएगा। अर्हता जो है वो कोई मानक नहीं है कि आप नौकरी के हकदार हो गए, ठीक है। हाँ, भर्तियाँ आती हैं, नौकरियाँ आती हैं, उसमें जो योग्यता निर्धारित, अर्हता निर्धारित है, उनको आप पूरा कर रहे हैं तो आप उसमें आवेदक हो सकते हैं उसके आधार पर, लेकिन आपका हक नहीं बन जाता है। और मृतक आश्रित से संबंधित डिटेल में चर्चा हुई है। अगर आप भी मृतक आश्रित से संबंधित हैं तो या आपके आसपास, तो ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। और मृतक आश्रितों के लिए हमने बार बार बताया है कि बस धैर्य रखिए, एनसीटी अधिनियम लागू होने जा रहा है, इसके बाद जो है प्राइमरी में आपको मौका मिल जाएगा। जिनसे बात हुई है ये 2022 में ज्वाइन कर चुकी हैं, प्राइमरी में ही ज्वाइन कर चुकी हैं और मृतक आश्रित के तहत रही हैं, बीएड वाले हैं। और अनुकंपा पर चर्चा हुई है कि अनुकंपा है क्या, ध्यान से सुनिएगा वो भी, ठीक है। और अनुकंपा के तहत एक ही बार नियुक्ति मिलती है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी चर्चा हुई है एनओसी को लेकर के और नो ड्यूज को लेकर के। जब भी आप कहीं से रिलीव होते हैं, कोई जगह छोड़ते हैं, कोई स्थान छोड़ते हैं, कोई पद छोड़ते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि नो ड्यूज लेना चाहिए, ताकि कंफर्म रहे कि सब कुछ क्लियर है, कुछ बकाया सकाया नहीं है, आपका कोई काम बकाया नहीं है, कोई आपके पास चीज़ें रह नहीं गई हैं जो लौटाना है। तो नो ड्यूज जरूर ले लिया कीजिए। कहीं किसी भी पद से जब भी छूट, जैसे शिक्षा मित्र जब समायोजन हुआ तो नो ड्यूज पता नहीं लिए थे कि नहीं लिए थे, तो नो ड्यूज जरूरी है। बिहार में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके जा रहे हैं तो उनको भी नो ड्यूज लेना चाहिए। और अगर आप नौकरी में हैं या नौकरी में रहेंगे, उसके बाद किसी और पद के लिए आप आवेदन करेंगे तो एनओसी भी ज़रूरी है, उस पर भी चर्चा हुई है। और नियोजित शिक्षकों, ये संविदा पद होता है बिहार में, जैसे यूपी में शिक्षा मित्र होते हैं वैसे वहाँ नियोजित शिक्षक, एमपी में अतिथि शिक्षक, ऐसे अलग अलग योजनाएं हैं। तो यूपी के अंदर शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, ये सब संविदा के पद हैं। और कोई भी संविदा का पद डायरेक्ट जो है परमानेंट नहीं होता है, जो नियम है उस नियम के तहत होते हैं। बिहार सरकार सक्षमता परीक्षा करा करके तब उनको परमानेंट कर रही है। ऐसे ही फ्री में, जैसे यूपी वाले फ्री में चाह रहे थे होना, तो क्या हुआ, इलीगल समायोजन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आज बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। और बीएड वाले धैर्य रखिए, एनसीटी अधिनियम आ चुका है, उस पर मंथन चल रहा है। जो आपत्तियां आई हैं, 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया था, 7000 आपत्तियां आ चुकी हैं, उस पर मंथन, कल फाइनल मुहर लगा होगा। अखबार में न्यूज आया था कि कल जो है फाइनल मुहर लगने वाला है, तो वो फाइनल हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि अब जो भी काम बाकी होगा उसे कंप्लीट करके 1-2 हफ्ते के अंदर ये लागू हो जाएगा। अगर 1-2 हफ्ते में नहीं होता तो थोड़ा और आगे सही, लेकिन धैर्य रखिए, लागू तो होना ही है। तो बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला, तीनों ही बीएड प्राइमरी में वैलिड रहेगा। बीएड ही रहेगा, अन्य सारे कोर्सेज बंद होंगे। ये सारी बातें बार बार बताई जा रही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। आप एनसीटी का ड्राफ्ट पढ़ लीजिए, अखबारों में बार बार न्यूज आ चुका है, आप लोग अखबार पढ़ते ही नहीं हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बिहार के या यूपी का कहीं रहें तो वहीं पर अखबार में कोई न्यूज आ जाए, कभी कभी कहीं आता है कहीं नहीं आता है, इसलिए आपको अपडेट रहना है। हर राज्य का अखबार, फेसबुक पर बहुत सारे लोग हैं जो अखबार की कटिंग शेयर करते हैं, उनसे पढ़िए, या मोबाइल में ऐप्स डाल लीजिए, उस ऐप्स के थ्रू आप पूरे भारत का अखबार पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो आप खरीदेंगे अखबार तो आप महीने का पेमेंट करेंगे, उससे अच्छा मोबाइल में ऐप डाल लीजिए जो अखबार लेना है उसका, और पेमेंट कीजिए। कुछ फ्री भी हैं, फ्री में अपन दे रहे हैं तो उनका फ्री में पढ़िए, जो पेमेंट वाले हैं पेमेंट करके पूरे भारत का अखबार पढ़िए, हर जगह से अपडेट लेते रहिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित, खासतौर पर मृतक आश्रित वाले में। तो पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, बीएड वाले धैर्य रखिए, और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं, आप कमेंट कीजिए, फ्रस्ट्रेशन अपना मत दिखाइए, ठीक है। और बिना तथ्यों के जो कमेंट करते हैं, फालतू कमेंट ना किया कीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, आप फिर नेक्स्ट कमेंट नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे फालतू कमेंट करेंगे तो। और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, सामने नंबर है, सेव कर लीजिए, बार बार कहा जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और शेयर तो ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें, जानकारी बढ़ा सकें और अपना भला कर सकें। चलिए तो वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट और सुनिए पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ नमस्ते, कौन? हाँ, हम बिहार से बोल रहे हैं सर, पटने जिले से। कुछ हाँ, हमें आप ही मैसेज कर रही थी ना अभी।
जी हाँ सर, हम अपने हम्म। बच्चों से करवा रहे थे सर। ये हमारा यूट्यूब पे देखे थे वीडियो सर, तो हमें लग रहा था बहुत दिनों से, कुछ दिनों से एक और मोबाइल से हम मैसेज किए थे। हमको संपर्क करने के लिए हम सोच रहे थे कि कैसे सर से संपर्क होगा। अनुकंपा के विषय में कुछ बात करना था सर आपसे। बताइए। बताना है सर कि हमारे हस्बैंड का डेथ 2020 में हो गई थी बाइक एक्सीडेंट से। कौन से महीने में? ये 2000 जून महीने में हुआ था, 20 में सर। जून 2020, ठीक है। लॉकडाउन लगा हुआ था उसी समय सर। क्या करते थे वो? वो प्रखंड शिक्षक थे सर। प्रखंड शिक्षक। जी सर। तो बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं या परमानेंट थे, राज्य कर्मचारी थे? नहीं, नियोजित शिक्षक थे सर। अच्छा। हाँ, तो हम बीएड कर रखे हैं और उसके बाद सीटेट हम क्वालिफाइड कर चुके हैं, दोनों पेपर सर। बीएड कब हुआ आपका? मेरा तो 2014 में ही कंप्लीट हो चुका है सर। 2014 में 2 साल वाला? जी सर, 2 साल वाला। अच्छा, और सीटेट कब पास है, प्राइमरी वाला? ये 2019 में किए थे सर। ठीक है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमें ये अनुकंपा का माने हमें लाभ मिला है सर। हम तो सीटेट क्वालिफाइड हैं, पेपर 2 भी और स्टेट भी, लेकिन हमें प्राइमरी टीचर का माने मिला है पढ़ाने के लिए सर। तो हम तो ज्वाइन कर लिए हैं 2022 में ही जब ठीक ये। है, फिर? तो हम चाह रहे थे सर कि जब हमारा स्टेट क्वालिफाइड है और उसके बाद पेपर 2 भी क्वालिफाइड है सर, तो हम जूनियर टीचर के लिए नहीं हो सकते हैं एलिजिबल सर? आपके हस्बैंड जूनियर में थे या प्राइमरी में थे? वो प्राइमरी में थे सर। तो पहले इस चीज़ को समझिए। जी सर। मान लीजिए कि जो है आपका कोई पड़ोसी आपसे 1,000 रुपये लेकर के गया कि हम जो है बाद में लौटा देंगे, हमें काम है अभी, आपने दे दिया। जी सर। और एक भिखारी आपके दरवाजे पर आया और उसने कहा कि जो है हमें कुछ दे दीजिए, और आपने स्वेच्छा से उसे कुछ दे दिया। जी सर। इन दोनों में वापस पाने का जो है हक से वापस मांगने का अधिकार किसमें है? वो तो जिसको दिए हैं सर उससे ही मांगना अधिकार है मेरा। एक को आपने उधार दिया है, यानी वो ऋण है, उसने कहा है लौटाने को, वहां पर लौटाने की बात हुई थी। जी सर। तो उधार जब दिया जाता है तो वहां पर तय रहता है कि भाई उधार है, यानी कुछ निर्धारित समय के लिए दिया जा रहा है, कुछ शर्तों पर दिया जा रहा है, फिर वापस करना है। और जी सर। दूसरा जो आया था वो कोई अननोन व्यक्ति था या नोन था, वो अलग मैटर है, लेकिन आपने स्वेच्छा से उसे दे दिया और वहां वापसी का कोई भी गुंजाइश नहीं है, न ही कोई इस तरह की उम्मीद है। जी सर। तो दोनों फर्क समझते हैं ना? जी सर। हाँ, तो आपने कोई फॉर्म भरा, उसमें जो स्टेजेस थे, आपने परीक्षा वरीक्षा था या जो कुछ भी था उसको सब पार कर लिया और आप फाइनल लिस्ट में पहुंच गई, और जी उसके बाद आपको कोई चीज नहीं मिल रहा है, तो आपका अधिकार है, आप कोर्ट जाकर जो है लड़ सकती हैं कि हमारा तो सब कुछ क्लियर है फिर भी हमको नहीं दे रहे हैं। और जी। एक हो गया कि उन्होंने अपने यहाँ रखा है कि भैया हमारे यहाँ कोई कर्मचारी अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो हम उनके परिवार के भले के लिए दया के रूप में अनुकंपा के तहत उनको हम राहत देंगे। कोरोना काल में जो है लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा था, घर घर पहुंचाया जा रहा था, तो वो राहत था। जी सर। अब वो राहत जो बांट रहा है, कोई सेठ होगा, कोई सरकार होगी या कोई संस्था होगी, एनजीओ होगा, कोई ना कोई होगा जो कि स्वेच्छा से बांट रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति काला पकड़ के कहे नहीं हमको तो 4 चाहिए, तो वो मजबूर तो है नहीं उसको 4 दे। वो एक काम कर सकता है, वो जो गए हैं 2 4 10 लोग, सब मिल करके उसको वहीं धुल दें, और जो एक दे भी रहे तो वो भी ना दें। बात को समझिए, हम सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों में फर्क क्या है। एक है अधिकार कहीं बन रहा है, उस जगह पर हम चैलेंज कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। एक जी जगह कोई हमारे लिए कृपा कर रहा है, दया कर रहा है हम पर,
अनुकंपा कर रहा है, तो ये अनुकंपा नियुक्ति एक तरह से गवर्नमेंट की दया है जी कि सर। वो अपने यहाँ जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए इस तरह का रूल बनाया है कि हम आपको, आपके परिवार को जो है राहत देंगे। तो जी उसके तहत पहली बात तो वो जो दे रहे हैं, तो आपको वो जो नियम है उस नियम के तहत मंजूर करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जब भी अनुकंपा के तहत मिलता है, जी तो सर। ये ध्यान दिया जाता है कि किस पद पर थे। हम्म। उस पद से ऊपर का तो कभी नहीं दिया जाता। नहीं सर। और जो पद था, वो पद भी देने योग्य है या नहीं है। अगर देने योग्य है तो वो पद या उसके समकक्ष पद देंगे, अन्यथा उससे नीचे का पद देंगे। जैसे कुछ ऐसे पद होते हैं, टेक्निकल होते हैं, हम्म। तो वहाँ पर कोई कितना भी योग्यता रखता हो, लेकिन टेक्निकल पद ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, या अन्य कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ जो है नहीं दिया जा सकता, तो उन हम्म। जगहों पर नहीं देते हैं। तो आपने अभी बताया कि आपके हस्बैंड प्राइमरी में ही थे, हम्म। तो पहली बात तो ये हो गया कि उससे ऊपर का आप माँग नहीं सकती, भले ही आप योग्यता कितनी भी रखती हों, उससे अच्छा। ज़्यादा की आप माँग नहीं कर सकती हैं। क्योंकि अब वैसे हम जो बात बता रहे हैं, कॉमन बात बता रहे हैं, जनरली हम तो यूपी से हैं, जी सर। तो जो हम भी चूँकि एक सामान्य व्यक्ति ही हैं, जी तो सर। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। हम गवर्नमेंट सेक्टर में जो है काम कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। लोग फ़ोन करते हैं तो बात चर्चा होती है, तो और जी। जानकारी मिलती रहती है। तो जी। हम जो अब तक का मेरा अनुभव है, जो हमारी जानकारी है, हम वो चीज़ शेयर करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किस-किस राज्य में और क्या-क्या नियम है, पूरा हमें डिटेल नहीं पता है। तो आपको पहले अपने राज्य का नियम देखना पड़ेगा कि वहाँ नियम है या नहीं ऊपर का। मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि कॉमन नियम तो यही है कि बराबर या नीचे, जी ठीक है? और दूसरी बात कि आपने जॉइन कर लिया है, जी सर। और जब जॉइन कर ली, अब उसके बाद एक बार जब अनुकंपा वाला जो राहत जो मिलना था वो आपको मिल गया, तो दोबारा फिर कैसे आप डिमांड कर सकती हैं? अगर मान लीजिए जैसे अभी बीएड जो है प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, उसने जो है अभी 4th ग्रेड में ले लिया, हम्म। चतुर्थ श्रेणी में, और फिर मान लेते हैं कि जो अधिनियम जो है 2025 आने जा रहा है, लागू होने जा रहा, वो लागू हो गया, उसके बाद जो है वो कहे कि भैया अब तो बीएड वैलिड हो गया है, हमको 4th ग्रेड में आप ज्वाइन करा दिए हैं, तो हम्म। हमको जो है वापस से वो दीजिए, अब हम उसमें, तो भाई आपने 4th ग्रेड में ज्वाइन कर लिया ना, अब भले ही हम्म। सारी चीजें आपके फेवर में अब हैं, तो उससे क्या मतलब। तो पहले अच्छा। समझिए कि परिस्थितियां क्या है। परिस्थिति ये है कि हम्म। आपने ज्वाइन कर लिया है, जी सर। तो आपने जिस दिन ज्वाइन कर लिया, उसी दिन आपकी जो अनुकंपा वाली जो एक मानक है या जो नियम है, वो पूरा हो गया। हम्म। तो अब आपका कोई भी जो भी डिमांड आप करेंगी, जो भी फाइल आप लगाएंगी या जो कुछ भी, वो कहीं सुना ही नहीं जाएगा मेरे विचार से, अच्छा। क्योंकि एक ही बार अनुकंपा मिलता है। हम्म। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी डेथ हुई, उसके स्थान पर किसी को अनुकंपा नियुक्ति मिली, उसकी भी डेथ हो गई, हम्म। तो उस फिर तब अनुकंपा किसी और को मिल सकता है, उस कंडीशन में फिर दिया जाता है। हम्म। लेकिन अब एक बार किसी को दे दिया गया और वो व्यक्ति जीवित है, और फिर से अनुकंपा के तहत वो स्वयं या कोई और डिमांड करे, तो नहीं पॉसिबल है। तो पहली बात तो आप ऊपर का पद नहीं ले सकती हैं, तो आपका विचार करना, सोचना कि हम जो है ऊपर का पद हासिल कर ले, हम स्टेट पास हैं, हम सीटेट पास हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो अच्छा। फ्रेश भर्ती आ रही है, जी सर। उसमें आप ट्राई करते रहिए, उसमें कोई नहीं रोक रहा है। जी। उसके तहत आप अपना जो भी मानक हैं, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को पूरा करते हुए, आपको जिस पद पर जाना हो, उसके लिए जो सामान्य प्रक्रिया है, उसको पूरा करते हुए आप ऊपर जाइए, उससे ऊपर जाइए, उससे ऊपर जाइए, उसमें कहीं नहीं रोकेंगे। जैसे न। मान लीजिए कि कोई मान लीजिए डिग्री कॉलेज कोई भर्ती आई, और आप जी। उसमें आवेदन करना चाह रही हैं, तो हम्म। आवेदन करने के लिए आप राज्य कर्मचारी हैं, तो अपने अधिकारी से जो है एक लेटर, एक एनओसी लेंगी कि जो है हम ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो वो हम्म। आपको एनओसी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप फ्रेश भर्ती में जाने की बात कर रही हैं, और आप हम्म। उनसे अनुमति ले करके आवेदन करने की बात करें, तो वो आपको अनुमति दे देंगे, एनओसी मिल जाएगा। लेकिन जो है आप कहेंगे कि हम अनुकंपा के तहत हमें फिर से ये चीज़ नहीं, ये चीज़ मिल जाए, तो पहले तो उससे ऊपर का पद नहीं मिलना है, हमारी जी। जानकारी अनुसार। और दूसरा, आप एक बार अनुकंपा के तहत नियुक्ति ले चुकी हैं,
तो जी सर। तब भी कुछ नहीं। तो इसलिए आप जो है, जो नौकरी कर रही हैं, हम्म। वो करते रहिए। इसके बाद और बेहतर आप कोई जॉब पाना चाह रही हैं, उसके लिए प्रयास करते रहिए। हाँ, बोलिए, क्या कह रही थी? हाँ, नहीं, वो जब हम ये आवेदन दिए थे ना सर, तो हम हम्म, ये हम बात वहाँ पे रखे थे, वहाँ का जो अधिकारी था ना हम्म, सर, हम्म, उनसे रखे थे कि सर वो तो ठीक है, अगर माने अनुकंपा का लाभ मिल रहा है सर, अब हम्म, मिलता है सब कोई को, हम्म, तो वो तो कोई कोई जो रहते हैं व्यक्ति, जो तो वो ट्रेनिंग व्रेनिंग किए हुए रहते नहीं है, हम्म, हम्म, उस उन सबों को लिए सहानुभूति सरकार माने देते हैं, है ना। हम्म, आज जो मतलब कि ट्रेनिंग किए हुए हैं सर, और अहार्ता रख रहे हैं सब चीज हम्म, का, तो उन हमारी ऐसा सोच है, इसीलिए पूछ रहे हैं सर आप। हम्म, हम्म, मान लिया जो अहर्ता रख रहा है, तो उसको तो अहर्ता के अनुसार देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए हैं। तो हम ये बात बोले थे उनसे, तो वो बोले थे कि देखिए आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, और फिर 3 साल के बाद जैसा ही माने पूरा होगा ना, तब आपको इसमें पद प्रोन्नति कर दिया जाएगा, अहर्ता के रखते हुए, रुकिए, देखते। रुकिए, रुकिए, रुकिए। आपने जितनी बात बोली है, इसमें दो तीन चीजें समझिए पहले। जी सर। कि आपने जो कहा कि जो आपके हस्बैंड थे, जिस पद पर थे, जी। हमारे पास अर्हता उससे ऊपर का है, तो इस कारण हम ऊपर की डिमांड कर रहे हैं, हमें ऊपर का दे दीजिए। तो जी। ये इस तरह का हमें नहीं लगता है कि बिहार में रूल होगा कि ऊपर का पद दिया जाए, क्योंकि हमें आज तक सुनने को देखने को नहीं मिला है कि जिस पद पर कोई व्यक्ति रहा हो, उसके डेथ के बाद उससे ऊपर का पद दिया जा रहा हो। नीचे का तो दिया जाता है, बराबर का दिया जाता है, जी। ऊपर का लेकिन नियम में नहीं। आप जानकारी कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा हम्म। कि जो है आप ज्वाइन कर लीजिए 3 साल बाद, तो ये जो 3 साल की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। हम्म। यानी कि चाहे वो मृतक आश्रित का अनुकंपा हो, या हम्म। कोई भी नौकरी हो, डायरेक्ट कोई पा रहा हो एग्जाम पास करके, या जो भी तरीका हो, कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो किसी प्रदेश का हो या फिर केंद्र का हो, जी सर। जी सर। तो जैसे मान लीजिए आप ही अपने घर में कोई बर्तन धुलने के लिए, खाना बनाने के लिए किसी को रख रही हैं कि हमें समय नहीं है, चलो भैया तुम आ जाओ, मेरा काम कर देना। तो शुरू शुरू में आपको नहीं पता वो काम कैसा करता है, वो जी। सही व्यक्ति है भी या नहीं इस काम के लिए। तो आप कहेंगे ऐसा करो कि आओ फिर देखते हैं तुम्हारा काम, उसके बाद फिर हम जो है बताते हैं। तो आपने हम्म। उसको बुलाया कि भैया आ जाओ 4 दिन, आपने 4 दिन बुला कर देखा, आपको उसका काम नहीं पसंद आया, हम्म। तो फिर आप कहेंगे नहीं भैया, ये जो अपना 4 दिन काम किए हो, जो है ये अपना पैसा पकड़ो, जाओ। और हम्म। अगर उसका काम पसंद आ गया तो आप कहेंगे ठीक है, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, चलो जहाँ कहीं कमी भी है तुम आगे सुधार कर लो, कोई बात नहीं, चलो हमें मेरा काम हो जाएगा, काम करते रहो। और आपने उसको रख लिया कि आगे भी ये काम करता रहे। यानी ये आपको डिसाइड करना है कि उसको आगे रखना है या नहीं रखना है। इसी को बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। कि हम्म। गवर्नमेंट चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, किसी भी राज्य की, हर जी। जगह प्रोबेशन पीरियड होता है। कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है, कहीं 5 साल है, ऐसा है, अलग अलग, अलग अलग विभागों में। तो ये हम्म। प्रोबेशन पीरियड, इस प्रोबेशन पीरियड में जो आपके अधिकारी होते हैं, जी सर। जो भी लोग होंगे आपके प्रखंड से या उससे ऊपर या जहाँ कहीं भी जो अधिकारी, हम्म। ये लोग डिसाइड करते हैं कि 3 साल प्रोबेशन पीरियड हो गया तो इसके बाद क्या करना है। अगर आपका इस 3 साल के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आया, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए अच्छा अच्छा लिख देंगे, और फिर आप परमानेंट कर्मचारी हो जाएंगे। अगर इस 3 साल में कोई गलत काम करते आप पकड़ी गई, कुछ जी। भी अधिकारियों की बात नहीं मान रही हैं, अपने मन का कर रही हैं, या कुछ भी उनको गलत लगा, तो हम्म। फिर वो उस चीज को, अगर मान लीजिए कोई कोई अधिकारी तो इन चीजों को भी छोड़ देते हैं, भाई नौकरी की बात है, लेकिन कोई कोई होता है खुन्नस खा जाता है एकदम, नहीं इसने ऐसा मुझे बोला था, अब हम तो इसको नौकरी करने नहीं देंगे, होता है हाँ। कभी कभी। तो फिर अधिकारी लोग कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो फिर जी। होता क्या है कि फिर वो जो आपकी नौकरी परमानेंट होने वाली थी 3 साल बाद पक्का हो जाता, वो फिर पक्का नहीं होता, फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऐसा होता है रेयर केस में कभी कभी। तो ये 3 साल की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं आपके अर्हता पर। जी ये सर। आपका अपना विचार है कि हम ये अर्हता रखते हैं, हम ये योग्यता रखते हैं, मेरे पास ये डिग्रियां हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, तो हम्म। हमें हमारी योग्यता अनुसार हमें और अच्छा पद मिले, ये आपका विचार है। तो इस पर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता कि आप अपने भले के लिए और अच्छा पद हासिल कीजिए। कोई भर्ती आ रही है उसमें आवेदन कीजिए,
तो कोई भी भर्ती आ रही है जहां आप जाना चाहती हैं उसमें फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने से पहले आप अपने अधिकारी से एक लिखित में ले लीजिएगा NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अच्छा ये जरूरी होता है एक जो है सरकारी कर्मचारी को कि जब भी हम कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं जी सर। तो हम अपने अधिकारियों को सूचित करें कि हम ये फॉर्म भर रहे हैं। क्यों सूचित करना पड़ता है? क्योंकि आप फॉर्म नहीं भर रही हैं, आप यहाँ से जाने के बारे में प्लान कर रही हैं ना। अगर आपकी नौकरी लगेगी तो आप तो यहाँ से छोड़कर जाएंगी ना, जी सर। ये पद तो आप छोड़ देंगी। तो जब आप ये पद छोड़ेंगी, ये पद खाली होगा, तो फिर जो है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो आप जब ये पद छोड़ के जाएंगी तो फिर यहाँ समस्या होगी। तो आप जब पहले से सूचित की रहेंगी तो ये होगा कि नहीं, ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इन्होंने पहले से सूचित कर रखा था, तो फिर वो ऑब्जेक्शन नहीं करते। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कोई NOC नहीं लिया है और उसने आवेदन कर रखा है और बाद में मान लीजिए कोई अधिकारी से विवाद हो गया तो इसी बात को वो लगा देगा कि भाई नियम में ऐसा है NOC लेना, फिर वो आपको वहां पर ज्वाइन जो करना था वहां पर विवाद खड़ा कर सकता है, या हो सकता है कोई और भी चीजें समस्याएं खड़ा कर दे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो आपने अर्हता की बात की, तो आप जो भी अर्हता रखती हैं, जो भी भर्ती आ रही है उसमें अब आप आवेदन कीजिए। आपने अनुकंपा नियुक्ति ले लिया, अब उसमें आपका जो प्रमोशन का सिस्टम होगा, प्रोसेस, उसके थ्रू आप ऊपर जा सकती हैं, या फ्रेश भर्ती आ रही है उसमें आवेदन करके आप ऊपर जा सकती हैं। और जो भी फ्रेश भर्ती आए या जो भी आपको करना होगा तो आप यहाँ पता कर लीजिएगा, NOC वाला हर जगह होता है, NOC जरूर से ले लीजिएगा। ये बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, NOC नहीं लेते हैं। हालांकि कोई रोकता नहीं है, कोई दिक्कत देता नहीं, लेकिन कभी कोई दिक्कत दे दिया तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा ना। आपने एग्जाम पास कर लिया, रिजल्ट आ गया, ज्वाइन करना है, लेकिन दिक्कत आ गया या NOC की वजह से अब हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जी सर। ऊपर वाला जो पद होता है उसमें आपने अगर दिखाया है कि हम जो है कर्मचारी हैं, वहां मान लीजिए वेटेज का लाभ मिलना है, तो पता चला आपके पास NOC नहीं है, ऊपर वाला रोक दिया कहीं कि भैया आपको वेटेज हम नहीं दे पाएंगे, आपके पास NOC नहीं है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग क्या होता है एग्जैक्टली वो विभागीय चीजें हैं, आगे जाकर क्या होगा, लेकिन अपने तरफ से कोई कमी ना हो इसका ध्यान रखिएगा। जी सर। जी सर। तो आप 2022 से ज्वाइन किए हैं, 2025 3 साल हो गए। जी सर। तो आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया। पहले आप परमानेंट होने के लिए जो प्रोसेस है उसको पता कीजिए, वो हो जाइए परमानेंट। ठीक है, ये प्रोबेशन पीरियड खत्म करने के बाद परमानेंट होने के लिए जो पेपर वर्क होता है वो करना पड़ता है, कराना पड़ता है। नहीं तो पता चला कि 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, अभी मेरा प्रोबेशन पीरियड ही चल रहा है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे सर ये क्या बोलता है, विशिष्ट शिक्षक, मतलब हम एग्जाम दिए थे सक्षमता, तो हम सक्षमता में पास कर गए हैं। अच्छा, फिर ये जो हम लोग का ये फिक्सेशन हुआ है 25,000 पे सर, वो मिला है जनवरी माह का। अच्छा, तो आपके हस्बैंड नियोजित शिक्षक थे, आप जो है सक्षम ज्वाइन करने के बाद सक्षमता परीक्षा भी पास कर गई हैं। जी सर। अब आपको ज्वाइनिंग के लिए मिला है, तो हाँ, तो विद्यालय में, जिस विद्यालय में हम पहले किए थे उसी विद्यालय में ज्वाइन भी कर लिए हैं, और जनवरी माह का है कि 25,000 मूल वेतन बना करके पेमेंट भी मैंने कर दिया। अब थोड़ा सा रुकिए यहाँ पर। आप जो है नियोजित शिक्षक के जगह पर अनुकंपा के तहत आपको दे दिया गया, ठीक, आपने 2022 में ज्वाइन कर लिया वो वाला, फिर आपने सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक पद पर ये कब ज्वाइन की हैं, किस डेट में? ये 1 तारीख को किए हैं, जनवरी महीना में। 1 जनवरी 2025। जी सर। और आपने बीएड कर रखा है? जी सर। और अभी जो ज्वाइन की हैं सक्षमता पास करके, ये प्राइमरी का है? जी सर। अच्छा, तो 2-3 चीजें समझिए। पहला तो ये नियोजित शिक्षक आपके हस्बैंड थे जी, वो संविदा का पद था। जी सर। संविदा के पद में अनुकंपा जनरली देखने को नहीं मिलता है, यूपी में तो ऐसा नहीं है। जो भी शिक्षा मित्र हैं यूपी में संविदा वाले, उनकी अगर डेथ हो रही तो हमें तो अभी तक जानकारी नहीं है कि संविदा वालों को भी अनुकंपा के तहत कुछ मिल रहा हो। आपके यहाँ राज्य में दे दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है, लाभ मिल गया आपको, ऐसा जनरली होता नहीं है संविदा वालों पर। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आपने सक्षमता परीक्षा पास करके फिर से ज्वाइन किया, तो अब आप इस जो तारीख बता रही हैं 2025 का, इस तारीख से अब आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू होगा। अच्छा, अब होगा शुरू? हाँ, जो 2 साल या 3 साल जो भी प्रोबेशन पीरियड होगा तो अब शुरू होगा इस तारीख से, ठीक है। और एक बात, आपने जिस डेट में ज्वाइन किया है ये इलीगल है, अवैध है। आपका ये वाला जो ज्वाइन की हैं
ये जी आगे जाकर के आपको समस्या दे सकता है या हो सकता है कैंसिल हो जाए। क्यों? समझ में आ रहा है क्यों? क्यों सर, हमें नहीं जानकारी है सर। क्योंकि बीएड वर्तमान में प्राइमरी में बीएड वाले ज्वाइन नहीं कर सकते। ये आपको पता है कि नहीं? हाँ सर, ये तो पता था कि बीएड वाले प्राइमरी देखिए, कोई भी कर। पढ़ाई हो गया, उस पढ़ाई को कोई भी दुनिया का कोई पढ़ाई, डॉक्टर की या एनीथिंग कुछ भी, टीचर हम्म, वगैरह जो भी जितने कोर्स होते हैं, उस हम्म, पढ़ाई को करना अलग चीज है। हम्म, फिर कोई सरकारी पद निकल रहा है, उस सरकारी पद पर क्या निर्धारित किया गया है योग्यता, वो अलग चीज है। हम्म, और शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी पद है, उस पर कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये तय करता है एनसीटी। और हम्म, एनसीटी ने बीएड को प्राइमरी में लेने के लिए 2018 में एक गजट जारी किया था। अच्छा। उसके माध्यम से बीएड वाले प्राइमरी में आ रहे थे। हम्म, 2018 के पहले बीएड वाले प्राइमरी में नहीं लिए जा रहे थे। हम्म, ठीक है, ठीक है, 2018 में एनसीटी ने लेटर जारी किया, बीएड वाले प्राइमरी में आ रहे थे। जी सर। लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है। जी। उस ऑर्डर ने एनसीटी का जो 2018 वाला गजट था उसको रद्द कर दिया गया। तो अच्छा। जिसके कारण 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड वाले प्राइमरी में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप जहाँ ये सर 2000 जब 22 में हम किए थे, तो उस समय था, उस समय कोई दिक्कत नहीं था। तो जब हम ज्वाइन कर लिए और ले लिए हम वहां से स्वीकृति लेटर, उसी के वो जो बाद। आप ज्वाइन की थी 2022 में, हाँ, अगस्त महीना में। तो 2022 में आप जो है नियोजित शिक्षक थी ना। जी सर। तो अब जब आप ज्वाइन कर रही हैं तो फिर से नई फ्रेश ज्वाइनिंग हो रही है ना सक्षमता परीक्षा के बाद, वो मैटर अलग है, वो संविदा था, ये परमानेंट है। जी सर। तो वही तो कह रहे हैं, आगे चलकर ये विवाद ये बन सकता है। जिस डेट में आपको ज्वाइन करवाया गया है उस डेट पर नियमतः सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको देखा जाए तो उस ऑर्डर के तहत बीएड वाले ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो आगे चल करके ये विवाद आपके जो है बिहार में देखने को मिल सकता है कि गलत डेट में ज्वाइन करा दिया गया, फिर से कैंसिल करके नए डेट में फिर से कोई ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि एनसीटी फिर नया गजट लेकर के आ गई है, वो लागू होने जा रहा है। अभी अच्छा। हुआ नहीं है लागू, एनसीटी अधिनियम 2025 आ गया है, इस हम्म, हफ्ते या अगले हफ्ते, एक आध दो हफ्ते के अंदर लागू हो जाएगा। तो जिस डेट में लागू हो जाएगा उसके बाद की जो ज्वाइनिंग होगी वो वैलिड माना जाएगा, वो सही माना जाएगा। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, इसको टेंशन मत लीजिएगा, ये गवर्नमेंट की समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। जी ये सर, समस्या जानकारी गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट करवा रही है ना। कम से कम जानकारी तो हो रहा हाँ, है सर। लेकिन जानते रहिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग करवाया गया है, हम्म, आपके साथ जितने भी लोग बीएड वाले ज्वाइन किए हैं, हम्म, अगर 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं हम्म, और जो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है उसके लागू होने से पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इलीगल हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का मामला है, हमने कई सारे लोगों से बात किया है छत्तीसगढ़ में, उनके हम्म, ऑडियो हम यूट्यूब पर डाले हैं, वो भी आप सुन सकती हैं। जी सर। छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइन कराया गया था, हम्म, 3000 लोग लगभग थे, उन सभी की जो है नियुक्ति रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ज्वाइन उनको कराया गया था, तो उनकी नियुक्ति कैंसिल हो गई, वो परेशान है अब। तो तो आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है जिस डेट में हुई है अभी, ये आगे विवाद हो सकता है। इसका क्या उपाय है सर फिर? इसका उपाय आपके हाथ में नहीं है, इसका उपाय यही है कि आप चुपचाप अपनी ये जो नौकरी कर रही हैं ये जी सर। करते रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज्वाइन दिया है। अब हम्म, अगर विवाद होता भी है तो आप जी अकेले तो हैं नहीं, जी। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस नजर रखना है कि गवर्नमेंट, अगर विवाद होता है कभी, तो फिर हम्म, गवर्नमेंट आगे क्या स्टेप ले रही है। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, आप लोग जो परीक्षा पास की हैं, जिस डेट में ज्वाइन कराएं उसको कैंसिल करना पड़ेगा, फिर नए डेट में ज्वाइन कराना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को डेट चेंज कराना पड़ेगा फिर ज्वाइनिंग का। अच्छा, मतलब गजट जो पास हुई उसके बाद मैंने जब जिस दिन से पास हुआ है उसके बाद से मैंने ज्वाइन करवाना अभी पड़ेगा? हुआ नहीं है, जी सर। होने जा रहा है, आ चुका है नया अधिनियम। अच्छा अच्छा, डेट मतलब नहीं हुआ? हाँ, अभी वो आया है, लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एनसीटी ने अभी उसका जो सारा लिखित ब्यौरा है, हम्म,
मसौदा जो है वो अभी अपने वेबसाइट पे डाला है कि भैया आप लोग पढ़ लो, ये चीज हम लागू करने जा रहे हैं। वो अभी सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से, दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने डाला है। अभी वो जो लीगल होता है पूरा प्रोसेस वो पूरा नहीं किया गया है। अभी सिर्फ एक कागज पर वो लिख करके एक तरह से वो सिर्फ डाल दिया गया कि सब लोग पढ़ लें। अभी वो सिंपल सा कागज है, सिर्फ ऐसे साधारण का कोई भी कागज, तब वो लीगल कागज बनता है जब उस पर जो सक्षम अधिकारी वगैरह होते हैं उनकी मोहर वगैरह लग जाए, साइन हो जाए तब। तो अभी वो सिर्फ साधारण सा कागज है, सबको जानकारी देने के उद्देश्य से वो ला करके दिखा दिया गया, भैया देखो ये हम लेकर आ गए हैं, अब हम ये चीज करने जा रहे हैं। तो अभी वो किए नहीं है। अभी एक आध हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर ये लागू हो जाएगा। अब बाद में खुद ही आ जाएगा न्यूज, आपको देखने को मिल जाएगा अभी 10-15 दिन के अंदर। तो जिस दिन लागू हो जाएगा उसके बाद बिहार सरकार को ये जो आप लोग की ज्वाइनिंग करवाए हैं इसको कैंसिल करके फिर उसके बाद वाले किसी डेट में ज्वाइन करा देंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर कल को कोई भी चैलेंज करेगा, नियुक्ति रद्द हो जाएगा। कोई कोर्ट जाए उससे पहले बिहार सरकार को खुद ही ये काम कर लेना चाहिए। या तो आप लोग का कोई नेता हो तो वो फिर इस चीज की मांग रखे कि भैया जब ये अधिनियम लागू हो जाए उसके बाद गवर्नमेंट से मांग रखे भैया अधिनियम के पहले हमको ज्वाइन करा दिए, हम लोग का डेट चेंज करने के लिए उसको कैंसिल कर दीजिए, फिर से नए डेट पर ये प्रोसेस कंप्लीट करा दीजिए। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है, आप लोग सिर्फ ये बात वहां तक पहुंचा सकती हैं, करना तो उन्हीं को है। तो आपका अब तक जो भी बात हुआ, आपने 2-3-4 पॉइंट पर बात किया। पहला तो ये अनुकंपा नियुक्ति के तहत आपको जो मिला है अब उसे स्वीकार करके अब भूल जाइए अनुकंपा को, क्योंकि एक बार अनुकंपा मिल गया अब उसमें कुछ नहीं। दूसरा, आप अर्हता के आधार पर और कोई पद हासिल करना चाह रही हैं तो उसके लिए प्रमोशन भविष्य में होगा, या फिर आपके पास जो योग्यता है, जो अर्हता है उसके आधार पर जो आगे प्रोसेस चल रहा है, नई भर्तियां आ रही हैं उसमें ट्राई कीजिए। तीसरा, हम लोगों ने बात किया प्रोबेशन पीरियड के बारे में। प्रोबेशन पीरियड समझ गई ना, जब भी कोई नई ज्वाइनिंग होती है, जैसे अभी आपने ये सक्षमता परीक्षा पास करके ज्वाइन किया तो ये नई फ्रेश ज्वाइनिंग हो गई। जी सर। वो जो आपने 2022 में ज्वाइन किया था वो अलग था, ये अब आप फ्रेश ज्वाइनिंग हो गई। तो प्रोबेशन पीरियड जिस दिन, चाहे कोई भी ज्वाइनिंग हो किसी भी तरह की, परमानेंट कर्मचारी को जिस दिन ज्वाइन करता है उस दिन से काउंट होता है, 2 साल 3 साल 5 साल जितना समय हो। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात किए कि आपकी जो अभी वाली ज्वाइनिंग है ये जिस डेट में हुई है इस कारण से आपकी ज्वाइनिंग कल आने वाले समय में रद्द हो सकती है। उसमें भी परेशान लेकिन होने की जरूरत नहीं है, फिर गवर्नमेंट उसको सुधार करना पड़ेगा। जितना समय लगा है वो गवर्नमेंट ही सुधार करेगी, जो कहेगी फिर करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ये गलती है। और इसके लिए सर जब हम 1 to 5 में है सर, और उसके बाद बीएड वाले लोग को तो इसमें मान्यता नहीं, तो इसके लिए संवर्धन कोर्स करवाना होगा ना सरकार को सर? हाँ, अब ये आपने जो बात किया संवर्धन कोर्स या ब्रिज कोर्स भी कहते हैं इसको, जी जी वही ब्रिज कोर्स, ये अलग मुद्दा है। इसके बारे में जान लीजिए कि जब 2018 में एनसीटी ने गजट जारी किया उसमें एक शर्त लगाया कि जो भी बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में ज्वाइन जब भी करेगा, ज्वाइन करने के बाद 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स या संवर्धन कोर्स जो भी नाम बुला लीजिए, उसे ये 2 साल के अंदर करके इसका सर्टिफिकेट देना होगा, दिखाना होगा गवर्नमेंट को। तो आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद अभी ब्रिज कोर्स तो हो ही नहीं रहा है। नहीं और ये कोर्स एनआईओएस करवाता है, अब तक सिर्फ एक बार हुआ है और अभी ये कोर्स हो ही नहीं रहा है। तो ये भी आपका चिंता का विषय नहीं है, जब ये कोर्स आएगा तब तो आप करेंगी ना। जी सर। जब है ही नहीं है तो हम कैसे कर लें। यूपी के अंदर 69,000 भर्ती हुआ था, उसमें ज्वाइन किए हैं लोग 2020-21 में, 20-21 और आ गया 2025, और आज तक वो ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं, वो वैसे ही जॉब कर रहे हैं। उनको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा, उनको कोई निकाल नहीं पा रहा है कि भैया 2 साल में करना था ये नहीं किए तो इनको निकाल दो, ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मैटर ही विवादित है ना, वो कोर्स भी नहीं आ रहा है। इधर बीएड का गजट ही रद्द हो गया है तो मैटर विवादित हो गया है। तो अब गवर्नमेंट वेट एंड वॉच में है, गवर्नमेंट ने चुपचाप वैसे ही छोड़ दिया है। हो सकता है गवर्नमेंट को पहले से पता रहा हो कि एनसीटी अधिनियम माने जा रहा है, उसके बाद हम ये काम करेंगे इसलिए वेट कर रही हो, पता तो रहा ही होगा। तो अब जब एनसीटी अधिनियम आ जाएगा इसी के जस्ट बाद फिर ब्रिज कोर्स भी आने जा रहा है नया, और ब्रिज कोर्स इस बार एक नहीं आ रहा है, कई सारे आने जा रहे हैं। कई सारे मीन्स कि अब बीएड 4 साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा, 1 साल का रहेगा। नया 1 साल का भी बीएड फिर से आ गया है, अगले साल से एडमिशन होगा। तो जो नया 1 साल का बीएड आया है
उस वो करने के बाद कोई प्राइमरी में जाना चाहेगा, कोई जूनियर में जाना चाहेगा, कोई टीजीटी पीएचडी में, कोई प्री प्राइमरी में, वो जिधर जाना चाहेगा उधर का ब्रिज कोर्स उसे करना पड़ेगा जिस तरीके से बताया जाएगा। एक तो वो अच्छा ब्रिज कोर्स आएगा, दूसरा जो पहले से ऑलरेडी बीएड वाले हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, जी सर। तो अब बीएड का सिलेबस चेंज हो रहा है, लेकिन पहले का बीएड का सिलेबस कुछ और था, तो उनके लिए ब्रिज कोर्स हो सकता है वो अलग हो थोड़ा। जी तो और एनआईएस डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी ब्रिज कोर्स आना है, तो उनका भी आएगा। तो ब्रिज कोर्स बहुत सारे आ रहे हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया। तो आप जी तो ज्वाइन कर ली हैं, तो आपको जब ब्रिज कोर्स करना होगा तो करने के लिए आपको तो इंतजार करना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रिज कोर्स अपने घर में बैठकर तो कर नहीं सकते, जी और एनआईएस ही करवाता है, इसके अलावा किसी को मान्यता नहीं मिली है, किसी को भी नहीं। कोई कह रहा है इग्नू से, कोई राजेश टंडन कह रहा है, कोई कह रहा है नालंदा से, तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन सब फर्जी बातें हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पढ़ाई कराने के लिए, कोई भी कंप्यूटर का पढ़ाई कराना है, कोई हमें स्कूल खोलना है छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, कोई डिग्री कॉलेज खोलना, तो हमें जी सरकार की जो संस्था बने हैं अलग अलग, उनसे मान्यता लेना पड़ता है। जी ऐसे ही एनआईएस का जो डीएलएड है, अरे सॉरी ब्रिज कोर्स, ब्रिज ब्रिज कोर्स। कोर्स भी कराने के लिए एनसीटी से मान्यता लेना पड़ता है। तो अच्छा वो मान्यता एनआईएस ने लिया है और किसी ने लिया ही नहीं आज तक। अच्छा जब कोई लिया ही नहीं है और एनआईएस ने लिया है, और कोई करा ही नहीं सकता, एनआईएस करा सकता है लेकिन एनआईएस अभी निकाल ही नहीं रहा है, जी तो आप करेंगी कैसे? तो चुपचाप आप नौकरी कीजिए। अच्छा सर, तो इससे कोई हमें दिक्कत नहीं ना होगा अगर मान लिया कि सर सरकार हटा दिया बीएड वाले लोग को, तो हमें तो सरकार ही तो बहाल करवाए हैं अनुकंपा पे सर, तो हमें एक चीज बताइए, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, पहले जो है जो ये जो महाद्वीप वगैरह हैं, जी सर महासागर वगैरह हैं, जी आज से सर हजारों लाखों वर्ष पहले ऐसा नहीं था। हमारा जो भारत है, बताया जाता है कि अभी जो एशिया में है, पहले जी ये एशिया का हिस्सा नहीं था। अच्छा वो भारत, आपने भूगोल में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो बता दे रहा आपको। ये जो पर है जो प्लेटें हैं हमारे धरातल की, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अंदर खिसकती रहती हैं। जी तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां से खिसकते हुए धीरे धीरे आकर के ये एशिया महाद्वीप से टकराई हैं, जिसके कारण हिमालय भी बन गया है टकराव से। अच्छा ये सब आप पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। नहीं नहीं पढ़े हैं, ये क्या बोलता है भूगोल में पढ़ी होंगी, ज्योग्राफी में। तो ऑस्ट्रेलिया या महाराष्ट्र से चला। तो अब ये बताइए, उस वक्त जो धरती पर रहा होगा, उस वक्त अफ्रीका में जब जुड़ा रहा तो अफ्रीका का हिस्सा वो रहा। अब वो खिसकते खिसकते, अब वो लोग तो मर गए होंगे हजारों साल में, उनके पूर्वज जो लोग रहे होंगे, अब उनके जो नई पीढ़ियां हैं वो होंगी। अब खिसकते खिसकते हम लोग आ गए कहाँ? एशिया में। एशिया में। तो हम लोग को फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हम लोग को फर्क पड़ा भी, नहीं भी पड़ा। लेकिन क्या अगर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, दोनों ही कंडीशन, हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं सर। ये तो एक जो धरातली जो अंदर जो भी हलचल चलता रहता है वो उसका हिस्सा है, और उसको कोई वैज्ञानिक आज तक कंट्रोल नहीं कर सका। नहीं अखबार में न्यूज आता है कि भूकंप आने की संभावना है, वो जानकारी तो दे दी, लेकिन क्या कभी आपने पढ़ा कि भूकंप को रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है, भूकंप रोक सकते हैं? कोई वैज्ञानिक अभी वहां तक पहुंचा है? नहीं। तो कुछ चीजें अपने हाथ में होती हैं, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमारा आपका कोई जोर नहीं, बस ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा वो कल पता चलेगा, और जब कल पता चलेगा उस समय आपका कहीं लाभ हो रहा होगा या कहीं नुकसान हो रहा होगा, तो उस वक्त आपको परिस्थितियों के अनुसार फिर निर्णय लेना पड़ेगा। जी अब जैसे बीएड जो है, कहीं पर बी जो गजट रद्द हुआ उसके कारण बीएड वाले निकाल दिए गए नौकरी से, तो उनका तो नुकसान हो गया। जी सर लेकिन उन पदों पर किसी को तो ज्वाइन कराया गया होगा, फिर जी डीएलएड या जिसको भी, उनका फायदा हो गया। जी मान लीजिए कल को फिर ये एनसीटी अधिनियम लागू होता है और फिर इसके वजह से फिर से नई लिस्ट बनाई जाती है बीएड वालों को शामिल करके, तो बीएड वालों को फायदा हो जाएगा। जी फिर, सर लेकिन फायदा होगा किसी को, फिर तो नुकसान होगा ना डीएलएड वालों को। जी तो ये तो सामान्य सी बात है, किसी का लाभ किसी का नुकसान, ये सब चलता रहता है। लेकिन जो परिस्थितियां होंगी, जो कंडीशन होगा, उसी के अनुसार आपको तो काम करना पड़ेगा। चलना पड़ेगा सर। छत्तीसगढ़ वाले अब बाहर हुए हैं जो 3000,
जी सर। अब वो चाहे जितना छटपटा लें, अभी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, वो ये भर्ती बंद अगर नहीं हुई होगी तो चैलेंज कर देंगे कोर्ट में कि भैया हम तो ज्वाइन किए थे, हमको तो हटा दिए कि भाई ऐसा ऐसा, अब तो ये लागू हो गया है, तो अब हमको फिर से उसमें शामिल करते हो, फिर से नई लिस्ट बनाइए। बस ये कर सकते हैं, या गवर्नमेंट खुद ही ये काम कर दे। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बनेंगी उसके आधार पर आगे जानकारी रखते हुए निर्णय लीजिएगा। और आप अकेले नहीं हैं, ऐसे आपके जैसे और भी लोग हैं। हाँ सर, मेरे ही स्टाफ हैं, वो भी डिग्री बीएड धारी हैं, 1 to 5 में मैंने अभी जॉब। तो हमने अभी आपसे इतनी सारी चीजों के बारे में बता दिया, कंफ्यूज तो नहीं हुए, खिचड़ी तो नहीं पक गया है? नहीं सर, और अच्छा लगा, ताकि जो नहीं जानकारी थी सर, हमें वो जानकारी। हाँ, तो आप जो थोड़ा सा एक्साइटेड हैं कि हम जो है योग्यता अर्हता जो है ये रखते हैं, इसके आधार पर हमें ऊपर का पद मिल जाए, तो पहली बात तो अनुकंपा के तहत तो नहीं मिलने वाला। हाँ, जी प्रमोशन आपका होगा तो प्रमोशन के थ्रू आप जा सकती हैं, ठीक है। हाँ और सर। और फ्रेश भर्ती में आप जा सकती हैं। हाँ सर, तो हाँ, प्रमोशन तो अब तो 8 साल के बाद ही ना होगा सर। हाँ, प्रमोशन तो अभी तो आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। हम्म, अभी तो फिलहाल बीएड वाला भी मैटर उलझा पड़ा है। हम्म, तो अभी बस शांति से चुपचाप अपनी नौकरी करते रहिए। आगे जैसे जैसे चीजें होती रहेंगी आप करते जाइएगा, जो कहा जाएगा, जैसे कहा जाएगा। जानकारी लेकिन हर चीज की रखिए। अब जब आ गई हैं सिस्टम में, जी सर। एक एक चीज जानिए। जैसे बहुत सारे लोग एनओसी के बारे में नहीं जानते हैं कि कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं तो हमें एनओसी भी लेना पड़ेगा, और वो फिर यही गलती कर देते हैं और फिर बाद में इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। सर, एनओसी का मतलब जब हम दूसरे जॉब करने के लिए हम जाएंगे सर, तो वहाँ पे एनओसी खोजा जाएगा नहीं सर? जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई नौकरी करता है जी सर। और आप उसको महीने के अंतिम में सैलरी देती हैं, या जी अगले महीने में 5 तारीख को देती हैं। जी सर। अब कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा था, काम करते करते अचानक उसने किसी महीने में 15-20 दिन 25 दिन काम करके छोड़ दिया, उसने आपको जी बताया नहीं। जी। अब वो फिर कुछ दिन बाद आता है कि हमारा जो हमने 20 दिन 25 दिन काम किया है सैलरी दे दीजिए। आपको गुस्सा आएगा कि अरे ये अचानक एकदम छूट के चला गया, रहा हमारे यहाँ घर में ये था वो था ऐसा था वैसा था, हमें बड़ी समस्या हुई, उसमें कोई हम ढूंढ भी रहे तो कोई मिला नहीं, तुम अचानक छूट चले गए और अगले दिन बर्थडे पार्टी था, समस्या हुई, गुस्सा है आपके अंदर, आपके तुमने मेरा नुकसान किया है या हम तुम्हारा सैलरी नहीं देंगे, क्या कर लोगे? जी। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये कि जो आपके यहाँ काम कर रहा था उसने बता दिया मैडम जी हम आपके यहाँ 2 महीना और काम कर पाएंगे, इसके बाद ऐसा ऐसा है, हम उसके बाद नहीं काम कर पाएंगे आपके यहाँ। तो उसने जी। आपको पहले से बता दिया, तो आप खोजना शुरू कर दें कि हाँ भैया जो है ये 2 महीने बाद छोड़ने वाला है। करना शुरू कर तो देंगे आपने ना। पहले से खोजना शुरू कर दिया, आप उसके लिए मेंटली तैयार हो गई कि हाँ ये स्थिति बनने वाली है। तो आपका गुस्सा नहीं होगा उसके प्रति, क्यों? क्योंकि उसने बता रखा है। तो अगर आपने एनओसी ले रखा है यानी अपने अधिकारी को सूचित कर रखा है, तो फिर वो आपके पास कागज है, वो ऑब्जेक्शन कहीं नहीं कर सकता। करेगा भी तो आप कागज लगा देंगे, भैया हमने तो इनको बताया था, देखिए मेरे पास एनओसी है, इन्होंने हमें परमिशन दिया था। और लेकिन आपने एनओसी नहीं लिया है, कल को आपका जो पहले वाला अधिकारी है वो कहीं, या कोई सहायक कर्मचारी है या कोई भी है, कहीं पर कुछ भी उसने जो है विवाद कर दिया, तो फिर जो है मैटर फंस जाएगा कि भैया आप ऐसा ऐसा होते हुए ऐसा ऐसा कैसे किया आपने। तो आपके पास कागज ही नहीं रहेगा एनओसी का कि दिखा सकिए कि नहीं हमने तो इनको इन्फॉर्म किया था। एनओसी जी मतलब हम लिख करके उनको बता देते हैं, एक कॉपी उनको दे देते हैं और एक कॉपी को साइन करा के उनसे ले लेते हैं कि हमने इनको ये चीज इन्फॉर्म कर दिया है, मेरे पास इसका एक प्रमाण है, देखिए इनका साइन है इस पर। तो एनओसी मतलब यही होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमने उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने एक कॉपी हमें रिसीव करके दे दिया है, यानी हमने वो रिसीव किए हैं, साइन किए हैं, इसका मतलब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था तभी तो किए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी पद पर हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, वहां पर कंप्यूटर रखा है, वहां पर और भी फाइलें हैं, कल को जो है एनओसी आप नहीं ली हैं, कल को आप पर आरोप लगा देंगे ये गई हैं यहाँ से, देखिए ये 2 फाइल गायब है। लेकिन आपने एनओसी ले लिया तो उन्होंने साइन कर दिया, तो ये एनओसी आपने दिया तो आप सब चेक किए होंगे ना, तभी तो हम एनओसी दिए ना। तो उस वक्त सब कुछ था, तो फिर बाद में आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि कोई चीज गायब है? तो बात समझ, एनओसी कई तरीके के होते हैं, कई लाभ मिलता है। तो ये भी लाभ मिलता है कि कल को कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है कि ये यहाँ काम करती थी, इनके जाने के बाद ये चीज गायब है। एनओसी से ये भी लाभ मिलता है कि कल को कोई आप पर झूठा आरोप नहीं लगा। आपके पास एनओसी रहेगा, आप दिखाएंगे ना कि भैया अगर उस वक्त गायब था तो आपने एनओसी कैसे दे दिया, आप तो चेक किए होंगे ना।
और अगर जी गायब है भी तो अब मेरी कहाँ से जिम्मेदारी, आप तो एनओसी हमें दिए हैं, अब गायब हुआ मेरे जाने के बाद तो वो आप जानिए। जी सर जी। तो जहाँ भी काम कीजिए वहां से काम छोड़ते वक्त एनओसी, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, एनओसी लेना बहुत जरूरी है, कल को कोई आरोप न लगा सके। जी इसके पहले जब आप वो थी नियोजित शिक्षक, जी तो उस वक्त भी आपको एनओसी लेना चाहिए था, ये नियमतः आपके फेवर में होता, आपका लाभ होता इससे, कि कल को कोई बात आ गई कि यहाँ पर ये चीज गायब है, वो चीज गायब है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ, ये काम अधूरा है, तो आप एनओसी दिखाते हैं कि हम तो सारा काम कंप्लीट करके सब कुछ करके आपसे एनओसी लेकर गए थे, अब हमारे एनओसी लेने के बाद क्या रह गया क्या नहीं, वो हमारी तो जिम्मेदारी है नहीं। तो इस चीज को अपने जो है हैबिट में ले आइए कि जब भी हम कोई जिम्मेदारी हमें मिली है, उस जिम्मेदारी से हम मुक्त हो रहे हैं, तो एनओसी जरूर ले लें। मान लीजिए आपको चुनाव ड्यूटी लग गया कभी, आप गई चुनाव कराई, आपको बैलेट पेपर या बॉक्स या ईवीएम मशीन कुछ भी मिला था, जी अब सर। आप उसको जा रही हैं, दे रही हैं, और दे करके वहां से आप जो है जो भी पेपर वर्क है अगर नहीं कर रही हैं तो कल को हो जाएगा, भैया ये तो ईवीएम जमा नहीं की। लेकिन अगर आपके पास कागज है, जमा करने के बाद आपने उनसे ले रखा है कि हाँ हम एनओसी कि हाँ इन्होंने हमें रिसीव करा दिया है, हमें कोई अब दिक्कत नहीं है, तो कल को कोई वो ईवीएम में कुछ भी हो जाए तो आप दिखा देंगे ना, भैया हम तो वहां जमा करके आए थे, देखिए मेरे जी पास ये कागज है। तो एनओसी का मतलब समझ गए, एनओसी जी। ये कंफर्म करता है कि पीछे का सारा चीज सही है, क्लियर है। तो ये जरूरी है कि जब भी आप कहीं से मुक्त होइए किसी जिम्मेदारी से, किसी पद से, तो एनओसी जरूर ले लीजिए, या कोई काम आगे करने जा रहे हैं और उसमें हमें लग रहा है कि अधिकारियों का अप्रूवल लेना पड़ता है, उनसे जो है उनको सूचित करना पड़ता है, तो उसका एक प्रूफ अपने पास लीजिए, वही प्रूफ एनओसी कहलाता है। कई तरीके के होते हैं एनओसी, अब कहाँ पर जी किस तरह का लिया जा रहा है वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ठीक है, जी सर। चलिए, और कहीं डाउट तो नहीं कुछ? नहीं सर, इसी के लिए थोड़ा सा हमको लग रहा था कि सर से कैसे बात होगी, थोड़ा सा हमें मन के ये अब संभावना मिल गया सर कि नहीं हो सकता है वो अब होगा प्रमोशन से या नए तरीका से अगर हम ज्वाइन कर कहीं पे। देखिए एक चीज याद रखिए, सरकारी नौकरी करना है या फिर सरकारी नौकरी के अलावा भी देश दुनिया में जहाँ कहीं भी कुछ भी करना है, जितना ज्यादा आप चीजों को जानकारी रखेंगी, चीजों को जानेंगी, तो कहीं भी कोई गलती करने से हम बच सकते हैं, या फिर जो काम जी करने जा रहे हैं हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर कर सके, इसीलिए सर सोचे कि हमारा तो ऐसा सोच लग रहा है, कहीं ऐसा नियम नहीं होगा तो हम बेकार में माने हम अप्लाई करेंगे या किसी पदाधिकारी के पास जाएंगे या चाहे कुछ भी, नहीं लेकिन तो अब जाने। अनुकंपा के लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एक बार मिल चुका है, अब दोबारा नहीं मिलेगा। जी कोई कितना भी कह दे, अब आपको प्रमोशन के थ्रू ऊपर जा सकती हैं, फ्रेश भर्ती के थ्रू जा सकती हैं। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, बताने के लिए धन्यवाद सर आपको। वेलकम।